Hello friends, this time. So this is the third part of our paper. 2021 का जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसमें हमने 2 पार्ट्स किए हैं जिसमें हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे. दिस इज़ नाउ द थर्ड पार्ट. यहाँ पर 111 से हम 120 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन. इसमें बोला है कि एक रे ऑफ लाइट है जो इंसिडेंट हो रही है एट एन एंगल 60 डिग्री ऑन वन फेस ऑफ द प्रिज्म विद प्रिज्म एंगल 30 डिग्री. यहाँ साफ पता चल रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंट जो फर्स्ट फेज पे आ रहा है I1 वो कितना है 60 डिग्री और एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है 30 डिग्री, राइट. तो उन्होंने बोला द रे इमर्जिंग आउट ऑफ द प्रिज्म मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे के साथ वो 30 डिग्री एंगल बना रही है. कौन? जो इमर्जेंट रे है. दैट मीन्स उन दोनों के बीच में दिस इज द डेविएशन. सो डेल्टा डेविएशन इज इक्वल टू 30 डिग्री. तीन चीजें हमें पता चल गई. यहाँ से हमें निकालना क्या है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल. प्लस इन्होंने क्या बोला? इमर्जेंट रे इज परपेंडिकुलर टू द फेस थ्रू विच इट इमर्जेस, क्योंकि वो अपने फेस से परपेंडिकुलर है. लेट्स सी इनका मतलब क्या है चीजों का. लेट्स फाइंड आउट. हमें क्या दिया हुआ है? I1, A और डेल्टा. ये मैंने क्वेश्चन में बता दिया. नाउ यू शुड नो दैट डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A. ये फॉर्मूला होता है. ये डायग्राम मैंने इसलिए बनाया है यहाँ ताकि आपको ध्यान रहे I1, I2, A ये सब चीजें क्या है ना. I2 यहाँ से कितना निकल गया? ये वैल्यूज पुट करो. I1, A और डेल्टा की. I2 क्या निकल गया? 0. नाउ सेकेंड थिंग, अगर I2 0 है यहाँ पर, दिस एंगल इज 0 डिग्री, दैट मीन्स आपका R2 भी 0 हो जाएगा. क्लियर. और प्लस इन्होंने एक और चीज बोली हुई है, जो इमर्जेंट रे है वो आपकी परपेंडिकुलर जा रही है टू द फेस. दैट मीन्स I1 और R2 आपके I2 और R2 आपके 0 डिग्री हो जाएंगे. नाउ R1 प्लस R2 जो होता है A के इक्वल होता है. R2 निकल गया, R1 क्या हो गया? 30 डिग्री. ठीक है. अब देखो ये फेज है आपका, ये वाला. क्लियर. अब आपको इस फेज पे क्या निकालना है? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो यहां पर आप स्नेल्स लॉ लगा सकते हो डायरेक्ट. यहां पर आपका प्रिज्म फॉर्मूला भी होता है, वो भी लगा सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि एक तो उसमें ना sin 15 की वैल्यूज आ जाएंगी जो हमारे लिए निकालना मुश्किल हो जाएगा. दूसरी चीज, यहां पर स्नेल्स लॉ इजी है. अगर हम इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे इस फेज पे तो क्या आएगा? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा? म्यू इज इक्वल टू साइन I1 बाय साइन R1. तो यहाँ पर साइन I1 कितना हो गया? साइन 60 बाय साइन 30. साइन 60 और 30 की वैल्यूज हमें पता है. √3/2 इंटू 2 इज इक्वल टू √3 आ गया आंसर. आप चाहो तो यहाँ पर लगा सकते हो. कैसे? जो यहाँ पर डेल्टा है 30 डिग्री दिया हुआ है, एज emergent ray is perpendicular to the phase of the prism. इसका मतलब जो डेल्टा ये हो जाएगा, ये डेल्टा M की वैल्यू हो जाएगी. तो आप यहां से भी म्यू निकाल सकते हो फॉर्मूला लगा के. नाउ सेकंड, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था. इन्होंने बोला था कि एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है जो 2 डिफरेंट प्रोसेसेस से डिके हो रहा है. पहली प्रोसेस का हाफ लाइफ कितना है? τ1. दूसरी का है τ2. इफेक्टिव हाफ लाइफ कितनी होगी? उसका फॉर्मूला होता है 1/τ इज इक्वल टू 1/τ1 प्लस 1/τ2. यहाँ से τ की वैल्यू क्या आ जाएगी? τ1 इंटू τ2 बाई τ1 प्लस τ2. ये जो मर्जी बोल लो, टो बोल लो, ताऊ बोल लो, जो मर्जी बोल लो तुम्हें से. दिस इज द थिंग. अब इस तरह के क्वेश्चंस भी थे डायरेक्ट, तो हमें बस फाइंड आउट करने थे. ये 113 क्वेश्चन है जो इसमें पूछा है. ये डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का क्वेश्चन है. बीएससी में आप पढ़ते हो इसे, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को. अगर आप चाहो तो इस तरह के क्वेश्चन स्किप कर सकते थे बिकॉज यू वर प्रिपेयर्ड फॉर द +1 +2 क्वेश्चंस. ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पे बीएससी एमएससी के डायरेक्ट फॉर्मूलाज पूछे हैं फ्रॉम अ वेरी रेयर टॉपिक जो आप कम पढ़ते हो रिगार्डिंग टू HTET. मतलब किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए आप ये टॉपिक्स कम पढ़ते हो तो आप ये छोड़ सकते हो. इसका आंसर आएगा दिस. अगर किसी को थोड़ा सा और डिटेलिंग चाहिए, सो दिस इज द डिटेलिंग. आप यहाँ से नोट करके फाइंड कर सकते हो थोड़ा बहुत.
बट आई डोंट थिंक कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस याद रहेंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस छोड़ने वाले होते हैं अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता। नाउ मूविंग टू 114th क्वेश्चन, दिस वाज वेरी इजी क्वेश्चन। क्या था इसमें? इसमें बोला था कि u और v है, एक ऑब्जेक्ट है वो इस तरह रखी हुई है जो वो 75 सेंटीमीटर पे है स्क्रीन से, यानी u ऑब्जेक्ट और इमेज की जो डिस्टेंस है वो 75 सेंटीमीटर था। उसकी फोकल लेंथ थी 12 सेंटीमीटर, रियल इमेज बन रही थी, यानी u प्लस वी इज इक्वल टू 75। f क्या हो गया आपका यहाँ 12। यहाँ पर आपका एक फॉर्मूला लगेगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ से आप एक फॉर्मूला आपका ये बन गया u प्लस वी इज इक्वल टू 75। यहाँ से v की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर सकते थे, वहाँ से कुछ आता, वहाँ से u v की वैल्यूज निकलती, सॉल्व करना मुश्किल हो जाता, थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड चला जाता है क्योंकि वहाँ कैलकुलेशंस बड़ी हो जाती है। देयर इज अनदर वे जिससे मैं करती हूँ क्वेश्चन, ये इस टाइप के क्वेश्चंस। ऐसे 1/f कितना होगा 1/12 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। नाउ इसमें देखो ये 3 ऑप्शंस हैं जो आपके, ये 4th ऑप्शन अभी मत लो, 3 ऑप्शंस चेक कर लो। देखो अगर इसमें एक u है तो दूसरा v है, 25 और 50 प्लस क्या करोगे 75 आ गया, तीनों को ऐड करने से 75 आ रहा है। दैट मीन्स इसमें अगर एक u बनेगा तो दूसरा v बनेगा। एक पहले ऑप्शन में मान लो इसको u ले लो, इसको v ले लो, ठीक है। तो आप इसको पुट करके देख लो क्या ये इक्वेशन सेट बैठ रही है। अगर ये इक्वल हो रही है तो ठीक है, अदरवाइज सेकंड चेक करो, फिर थर्ड चेक करो, दिस थिंग। प्लस अब अगर आपको ऐसा करना है कि सारे नहीं चेक करने, आपको एक मोस्ट प्रोबेबल जो करेक्ट है वो चेक करना है, उसका भी तरीका है। यहाँ पर फोकल लेंथ जो दी हुई है आपको वो 12 दी हुई है, इसका मतलब c यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा इसका वो 24 पे होगा। यानी कि आपको पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर पे जो इमेज रखी होती है वो वही, मतलब जो कर्वेचर पे इमेज रखी होती है वो कर्वेचर पे जाके बनती है, यानी इसका u v सेम होगा, राइट। तो ये दो ऑप्शंस नहीं बनेंगे। जो इमेज ऑब्जेक्ट है या तो वो बहुत पास रखी होनी चाहिए फोकस के, या वो बहुत दूर होनी चाहिए फोकस से। अब इनमें से कोई भी ऐसी नहीं है, सिर्फ 15 सेंटीमीटर है जो फोकस के बहुत पास है, या फिर 60 सेंटीमीटर अगर यू माने तो वो फोकस से बहुत दूर है, तो इस ऑप्शन को चेक कर सकते थे। सो ये बन जाएगा आपका। मूविंग टू 115 क्वेश्चन, मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट लगा, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने बोला है कि मोस्ट करेक्ट जो ज़्यादा सही लगे हमें उस पर टिक करना है, तो हम इस पे डाउट भी नहीं कर सकते क्योंकि अकॉर्डिंग टू बोर्ड उन्हें जो ज़्यादा सूटेबल आंसर लगेगा वो उसी को आंसर मानेंगे, राइट। पहली चीज इन्होंने बोली है ऑप्शन में कि नॉर्मल फोर्स, जो नॉर्मल रिएक्शन होती है वो सेम होती है वेट के, नहीं वो सेम नहीं होती। नॉर्मल इज द रिएक्शन टू द वेट, ऐसा होता है। अगर वेट को एक्शन मान रहे हैं तो नॉर्मल को रिएक्शन मान लेते हैं, ये एक जनरल केस है उसका। नॉर्मल इज डिफरेंट फ्रॉम वेट बट ऑलवेज हैज द सेम मैग्नीट्यूड। देखो नॉर्मल और वेट अलग चीजें हैं, बट हमेशा सेम मैग्नीट्यूड हो ऐसी जरूरी नहीं, क्योंकि सपोज हमारी बॉडी कोई स्लैंट पे है तो इसका वेट इधर लगेगा तो नॉर्मल इधर चली जाएगी, तो उसकी वजह से इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन भी गलत है। नॉर्मल फोर्स इज डिफरेंट फ्रॉम द वेट बट टू फॉर्म्स एन एक्शन रिएक्शन पेयर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। एक्शन रिएक्शन पेयर बनाते हैं बट जब वो एक ही लेवल पे हो। सपोज यहाँ कोई पर्सन खड़ा है, उसका वेट यहाँ है तो उसकी नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लगेगी, इट इज अ रिएक्शन। बट अगर वही बात आ गई कोई स्लैंट पे है, स्लैंट पे ये चीज एप्लीकेबल नहीं हो पाएगी उस टाइम पे, क्योंकि स्लैंट पे जो ये बॉडी है इसका वेट यहाँ लग रहा है, इसकी नॉर्मल फोर्स यहाँ है, तो जो इसका वेट का जो रिएक्शन होगा वो इधर साइड ही होना चाहिए, तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट उसका रिएक्शन देगा ना। नाउ फोर्थ पॉइंट, डिफरेंट फ्रॉम वेट बट टू मे हैव द सेम मैग्नीट्यूड इन सर्टेन केसेस। दोनों अलग चीजें हैं बट कुछ केसेस में उनका मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है। सो मोस्ट प्रोबेबल ये सही होगा इन दोनों में से अगर देखा जाए तो। इन्होंने वैसे ये आंसर भी कुछ सही हो सकता है अगर ये सर्टेन केसेस बोल दे, लेकिन इन्होंने
थर्ड वाले ऑप्शन में ऑलवेज नहीं लिखा, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन भी थोड़ा बहुत कंसिडर कर सकते थे, लेकिन अगर फोर्थ नहीं होता तो। नाउ 116, ये मतलब आई डोंट नो इतने लंबे क्वेश्चंस क्यों डालते हैं जो सॉल्व ना हो पाए। एटलीस्ट अगर इन्होंने 60% पासिंग क्राइटेरिया रखा है तो 60% क्वेश्चंस इजी होने चाहिए या मीडियोकर लेवल के, हार्ड लेवल के नहीं होने चाहिए जो लेंथी हो, सॉल्व ना हो। सो इस क्वेश्चन में बोला है कि एक गनमैन है, उसने क्या किया, नोटिस किया कि उसकी एरिया में कोई एनिमी टेरिटरी में कुछ आ रहा है, कोई बैलून टाइप्स, तो उसने क्या किया, उसे शूट करना है। वो बैलून जब उसने नोटिस किया वो ऑलरेडी 800 मीटर हाइट पे था। उसकी जो बुलेट है उसने थीटा एंगल पे ली है, वेयर साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है, और 400 मीटर पर स्क्वायर से उसे शूट करना है। और वो बैलून कितनी दूर है, 1600 मीटर दूर है। उसकी स्पीड क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ वो कितनी देर बाद शूट करे कि वो जाके डायरेक्ट बैलून को हिट करे। लेट्स सी, पहले हमें ये देखना है कि बैलून, ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, लेकिन इसे प्रोजेक्टाइल से के डायरेक्ट फॉर्मूला से सॉल्व नहीं कर सकते। पहली चीज ये देखो कि एक्स डायरेक्शन में उसकी फिक्स है जिसमें से बुलेट को चलना है, कितना, 1600 मीटर। लेट्स सी, बैलून को एक्स डायरेक्शन में कितना लेना है, एक्स 1600 मीटर, वी एक्स कितना होगा उसका। आपने अगर प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस किए हैं तो आपको पता होगा, दिस इज यू एक्स एंड दिस इज यू वाई। यू एक्स क्या होता है, यू cos थीटा, और यू वाई क्या होता है, यू sin थीटा। सो यू एक्स क्या हुआ 400 इंटू कॉस थीटा। अगर साइन थीटा हमें 3/5 दे रखा है तो cos थीटा क्या आएगा, 4/5। आप निकाल सकते हो बाय फॉर्मूलाज। तो यहाँ पर कितना टाइम लगेगा उसे उस पॉइंट पर पहुंचने में, 5 सेकेंड। दूसरी चीज, अब ये निकाल लो कि वो 5 सेकेंड में वर्टिकली कितना ट्रेवल कर जाएगा। उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, y इज इक्वल टू यू टी माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है ए वाई उसे माइनस जी लेंगे, इसलिए माइनस लगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। तो u कितना होएगा, यू वाई डायरेक्शन में जा रहे हैं, 400 साइन थीटा इंटू 5, टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड। तो इसने y कितना ट्रेवल किया, 1075 मीटर। अब जितना ये वाई डायरेक्शन में, बुलेट जितना वाई डायरेक्शन में जाएगी उतना ही बैलून को भी उसी हाइट पे होना चाहिए, सेम पे। पर 800 में तो वो पहले ही थी, 800 मीटर ऊपर तो पहले थी बैलून। इसका मतलब उसने कितनी कवर की, 275 मीटर और कवर कर लिया उसने इतनी देर में, इतना बुलेट आई उसके पास। ठीक है, 475 कवर करने में उसे 55 मिनट लगे, करेक्ट, 55 मिनट लगे उसे ऊपर जाने में, और बुलेट को आने में 5 मिनट लग रहे हैं। तो अगर हम 50 मिनट बाद बुलेट को चलाएं तो वो तो 5 सेकंड लग रहे हैं। अगर हम 50 सेकंड बाद बुलेट चलाएं तो वो 5 सेकंड में पहुंच जाएगी, और 55 सेकंड में वो वहीं होंगे दोनों सेम हाइट पे। सो हमें कितनी देर बाद बुलेट चलानी है, 50 सेकंड बाद। नाउ क्वेश्चन नंबर 117, इसमें बोला है कि m इज द रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल, P इज द मोमेंटम एंड K इज द रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी। तो हमें बताना है M इन द फॉर्म ऑफ P एंड K। इनमें से कोई एक फॉर्मूला सूट करना चाहिए। लेट्स सी, ये मैंने क्वेश्चन ना दूसरे तरह करवाया था, लेकिन ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें कुछ और पूछा है, उसमें कुछ और पूछा था। उसमें पूछा था आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ, यहाँ पर पूछा है मास। दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका सेम है। पहली चीज, इन्होंने रिलेटिविस्टिक एनर्जी बोली है। रिलेटिविस्टिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ये, ई स्क्वायर इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा, किसी पार्टिकल की टोटल एनर्जी क्या होती है, रेस्ट एनर्जी, मतलब उसकी जो रेस्ट पे एनर्जी है या फिर पोटेंशियल एनर्जी है। यहाँ पोटेंशियल की कोई बात नहीं हो रही, सो वी विल टेक द रेस्ट एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। रेस्ट एनर्जी क्या होगी, एम सी स्क्वायर प्लस के का होल स्क्वायर, ई स्क्वायर, क्योंकि ई स्क्वायर से कंपेयर करवाना है ना। सो इसको खोल दो, दिस इज इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करो, इससे ये कट गया, ये बच गया हमारे पास पी स्क्वायर, पी सी का होल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 2m k c स्क्वायर। सो m की वैल्यू निकालनी है, m को इधर रख के बाकी इधर ले जाओ,
और ये क्या आपके ऑप्शन में कहीं मैच कर रहा है? डेफिनेटली मैच कर रहा है फ्रॉम द सेकेंड वन। सो ये हो गया आपका आंसर। नाउ 118 जो है वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे है। देखो इस टाइप का जो है वो आप तब पढ़ सकते हो अगर आपने नेट जेआरएफ की तैयारी की हो। अदरवाइज इस टाइप के टॉपिक्स आप लोग +1 +2 में छोड़ के जाते हो। अगर आपने एच.सी. वर्मा या डी.सी. पांडे पढ़ी हो, वहाँ पर ये टॉपिक इंक्लूडेड होता है, लेकिन इस टाइप के टॉपिक्स पढ़ने का कम फायदा होता है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी, और इस टाइप के जहाँ आप थोड़ा बहुत गैस भी मार सकते हो। तो इसमें बोला है कि एक एक्सेलरेशन है पार्टिकल में, एक वो दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा जा रहा है, S1 और S2 सेम। S1 से देखो तब भी वो सेम एक्सेलरेशन पे दिख रहा है पार्टिकल, S2 से देखो तब भी। तो S1 और S2 में क्या होना चाहिए? देखो अब S1 और S2 में क्या आ सकता है? रेस्ट पे नहीं हो सकते वो एक दूसरे से। दूसरी चीज, दे मे बी मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर बट शुड बी एक्सेलरेटेड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर बट नीदर शुड बी। वो ऐसा है कि वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हो विद कांस्टेंट की तो बात ही नहीं की, विद सेम वेलोसिटी, लेकिन वो एक्सेलरेटेड ना हो। ऑब्वियस कांस्टेंट की बात कर ली, ये केस हो सकता है, इसको लेके चलो। दूसरा, एक्सेलरेशन ऑफ S2 विद S1 में इधर भी 0 और 8, ये केस भी हो सकता है, लेकिन फोर्थ केस भी पढ़ लेना चाहिए जब दो केसेस हो सकते हैं। तो S2 और S1 की जो एक्सेलरेशन है वो 0 से 8 के बीच हो सकती है। इसमें जो ये फोर्थ ऑप्शन है, इसमें सेकंड और थर्ड इंक्लूड कर लिए इन्होंने। सो फोर्थ इज द मोस्ट प्रोबेबल आंसर। अब यहाँ पर ना एचटेट वाले एक चीज ना जनरल इंस्ट्रक्शंस में बिल्कुल साफ लिखते हैं कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, नॉट द करेक्ट आंसर। उन्होंने आज तक नहीं लिखा ये चीज कि करेक्ट आंसर चूज करो, कभी नहीं लिखा। उन्होंने बोला कि ज्यादा सूट जो कर रहा आंसर वो चूज करो। सो उनपे कोई फायदा नहीं है हमें इस चीज का कि हम उनपे ब्लेम करते हुए फिर। 119, अब ये क्वेश्चन देखने वाला था नहीं, सॉल्व करने वाला भी नहीं था, इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना था। इन्होंने बोला अल्फा बीटा और गामा की जो है वैल्यूज बताओ क्या होनी चाहिए। ना आपको ये देखना था, ना ये देखना था, कुछ भी नहीं देखना था, जस्ट ये देखना था कॉमन कलेक्टर मोड है, चाहे कोई भी मोड हो, लाइक हाउ डज इट मैटर, यू शुड नो द रेंज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा की जो रेंज होती है दैट इज ऑलवेज लेस देन 1, लेकिन बहुत छोटी नहीं होती, 1 से 1 के आसपास ही लाई करती है। तो इसमें अब अगर अल्फा की वैल्यू देखो 99 नहीं हो सकती, और ये भी नहीं हो सकती, इतनी छोटी भी नहीं हो सकती, इतनी बड़ी भी नहीं हो सकती। सेकंड और फोर्थ ऑप्शन तो गया। 0.99 हो सकती है वैल्यू। दूसरी चीज, बीटा की वैल्यू भी दोनों हो सकती है, 99 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, माना जाए तो। सॉल्व ना करें अगर हम तब देखें। तीसरा, गामा की वैल्यू दी इन्होंने, एक में 100 एक में 99। यू शुड नो दैट द गामा इज इक्वल टू बीटा +1। तो बीटा की जो भी वैल्यू होगी उसमें एक +1 कर दो, गामा की वैल्यू होगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फर्स्ट करेक्ट है, ऑटोमेटिक। सॉल्व नहीं करने होते ऐसे क्वेश्चंस, आपको बस पता होनी चाहिए। तो ये होता है बीटा इज इक्वल टू α1 माइनस अल्फा। अगर इसमें आप 0.99 पुट करके देखोगे तो आपकी बीटा की वैल्यू आएगी 99, और यहाँ पर पुट करोगे तो गामा की वैल्यू आएगी 100। सॉल्व भी करके देख सकते हो, बट ज़रूरत ही नहीं थी उसकी। तो 120 क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का क्या कहूँ, मैं तीसरी बार इस क्वेश्चन को देख रही थी पेपर में, और मैं सोच रही थी कि मैंने क्यों ये क्वेश्चन छोड़ दिया, स्किप कर दिया करने से। तीसरी बार क्यों? एक बार मैंने आरोही के पेपर में देखा था, ये आरोही वाले पेपर में था क्वेश्चन, और एक और पेपर था वहां देखा था मैंने ये क्वेश्चन सेम। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चंस में था। इसमें क्या बोला है, एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी डेंसिटी दी हुई है बाय दिस, उसका ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है एट ए डिस्टेंस 2a। ठीक है, सो सपोज आपके पास ये स्फीयर है, इसका ये सेंटर है, यहां से आपको 2a पे क्या निकालना है, इसका ग्रेविटेशनल फील्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो हाउ टू फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड। उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसको डिनोट करते हैं I से। फॉर्मूला होता है Gm/r²। r कितना दिया हुआ है? 2a, सो वी विल पुट द 2a। कितना आ गया? Gm/2a²। लेकिन जो आंसर है उसमें कहीं भी m नहीं है, और m यहाँ पर वेरिएबल है, सो वी शुड चेंज द वैल्यू ऑफ m। निकालना पड़ेगा m।
तो क्या करेंगे हम एक छोटा सा एलिमेंट लेट कर लेते हैं जो r डिस्टेंस पे है और जिसका जो क्या है मतलब रेडियस वो विड्थ लगा लो, वो है dr। ठीक है, तो जो हम यहाँ पर थिकनेस लगा लो dr है, तो इस जो एलिमेंट है उसका मास कितना होगा dm, dv इंटू रो। dv is the volume of that element and rho is the density. So dm is equal to, dv कैसे निकलता है, 4 पाई r स्क्वायर इंटू डी आर। ऑब्वियस है, रो की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, रो नॉट a बाई आर। यहां से हमारे पास क्या बचा, 4 पाई रो नॉट a, कॉमन जो है वो क्या है कांस्टेंट, वो बाहर निकाल दिए। r की वैल्यू r dr बच गया अंदर, इससे कट गया। तो r की वैल्यू कहां से कहां चेंज हो रही है, 0 से a तक, क्योंकि हमें स्फीयर का मास निकालना है। तो ये कितना आ गया हमारे पास, m इज इक्वल टू 4 पाई रो नॉट a r स्क्वायर बाई 2 0 टू a। तो वी हैव 4 पाई रो नॉट a क्यूब बाई 2, सो 2 पाई रो नॉट a क्यूब। ये आ गई मास की वैल्यू, उसे हम पुट कर देंगे कहाँ, हमने जो ये फर्स्ट निकाली थी हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू। सो इसमें पुट करते ही I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बस। ये हो गए हमारे 120 तक क्वेश्चन, यानी 30 क्वेश्चन हो गए, हाफ पेपर सॉल्व हो गया। और इस हाफ पेपर में हमें एक चीज़ पता चली, कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड थे, कुछ के कॉन्सेप्ट रिपीटेड थे, और कुछ क्वेश्चंस लेंथी थे जो हमें देखते छोड़ देने चाहिए थे, जिनको हमें लाइक टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए था। तो ये सब चीज़ें हमें कैसे पता चलेंगी कि हमें किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना और किसे छोड़ देना है, तो ये हमें पता चलेगा बाय प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस। सो वेट फॉर द इवनिंग में मैं एक वीडियो डालने वाली हूँ जिसमें हम DSSB का पैटर्न डिस्कस करेंगे, प्लस जो मेरी उसमें कुछ बुक्स बताऊंगी आपको, क्योंकि मैंने जो नोटिस किया आपको बुक्स में बहुत प्रॉब्लम है कि आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए, कौन सी पढ़नी चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो उसमें हम HTET एंड DSSB के बुक्स के बारे में बात करेंगे, DSSB के पैटर्न के बारे में बात करेंगे क्योंकि उसके फॉर्म्स निकलने वाले हैं, प्लस हम उसमें बात करेंगे अबाउट न्यू क्वेश्चन सीरीज जो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि नेक्स्ट वीक उसे स्टार्ट करेंगे, तो उससे पहले थोड़ा सा उसके बारे में बताना भी है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करना एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, आप न्यू हो तो चैनल पे, एंड वीडियो शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, दैट विल बी हेल्पफुल टू देम, एंड थैंक यू अ लॉट फॉर द सपोर्टिंग दिस चैनल, थैंक यू।